हेलो गाइज, वेलकम टू द चैनल। थैंक यू सो मच फॉर ट्यूनिंग इन। आज हम बात करेंगे हिमालयन 450 के बारे में, जो बहुत ही जल्दी लॉन्च होने वाला है। यूके में इसके स्पाई शॉट्स मिले हैं और इसमें हमें बहुत कुछ पता चलता है देखने के बाद। इसके सारे अपडेट्स मैं आपको देने वाला हूँ, कब लॉन्च होगा, किस प्राइस सेगमेंट में आएगा, ये वो सारे डिटेल्स के बारे में अब आज बात करेंगे। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज जाके सब्सक्राइब कर लीजिए। चलो वीडियो शुरू करते हैं और एक्टिवा 7G के बारे में भी आपको मैं आज अपडेट देने वाला हूँ। चलो वीडियो शुरू करते हैं। हिमालयन 450 के बारे में बात बोलने के पहले मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ के बारे में बताना चाहता हूँ। जो हिमालयन 411 है, इसमें थोड़े से प्रॉब्लम्स थे। फॉर एग्जांपल, इसका अगर चैसी की बात करो तो यहाँ पे बहुत सारे चैसी के इश्यूज आए थे लॉन्च के टाइम। फिट फिनिश और क्वालिटी में उतना अच्छा नहीं था। तो स्पेशली जब एक्सपोर्ट हो रहा है दूसरे कंट्री पे, जब वो एक्सपोर्ट कर रहे हैं रॉयल एनफील्ड, तो क्वालिटी मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वहाँ जो ऑफ रोडिंग बाइक्स खरीदते हैं वो उसको बहुत रफली चलाते हैं। तो इस टाइप में चलाने के टाइम बहुत सारे इश्यूज आ जाते हैं चैसी में। और आप बाहर के कंट्रीज़ में छोड़ दो, इंडिया में ही बहुत सारे चैसी ब्रेक के इश्यूज आए थे हिमालयन 411। तो हिमालयन 450 बहुत ज़्यादा टेस्टिंग चल रहा है, इसका क्वालिटी में बहुत इंप्रूवमेंट होगा। आपने देखा है जे प्लेटफॉर्म में रॉयल एनफील्ड वालों ने बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट किया है उनके सारे मोटरसाइकिल्स पे। फिट फिनिश देख लो, जैसे मैंने इसके पहले क्लासिक 350 जब पहली बार रिव्यू किया था, क्योंकि वो पहला जे प्लेटफॉर्म का मोटरसाइकिल था, नॉट क्लासिक सॉरी मीटियोर 350। तो मैंने पहला चीज़ जो मुझे फर्स्ट इंप्रेशन में लगा वो है इसका क्वालिटी। ओवरऑल क्वालिटी लेवल्स इंप्रूव है। अब उससे भी इंप्रूव होगा क्वालिटी आपको 450 में, और बेटर क्वालिटी देखने को मिलेगा फॉर श्योर। तो इससे क्या होगा, ग्लोबली नोन रहेगा रॉयल एनफील्ड क्वालिटी के लिए। तो अभी आप सीट के कुशनिंग के बारे में बात करो या ओवरऑल हैंडल बार के क्वालिटी, फुट पैक के क्वालिटी, ये सारे इम्प्रूवमेंट्स होने वाले हैं इस नए वाले बाइक पे। फॉर एग्जाम्पल देख लो, पहली बार जब हिमालयन 411 लॉन्च हुआ था, उसके जो सीट्स थे ना वो सैडलिंग के लिए ठीक ठाक थे, बट टूरिंग के लिए उतने कंफर्टेबल नहीं थे, कुशनिंग उतना अच्छा नहीं था। फिर उन्होंने फेसलिफ्टेड मॉडल में कुशनिंग को थोड़ा इंप्रूव किया, उसके बाद टूरिंग में थोड़ा हेल्प हुआ। बट अभी भी उसका जो सीट का शेप है ना वो उतना कंफर्टेबल नहीं है हाईवे टूरिंग के लिए। बट हिमालयन 450 में आपको बेटर डिज़ाइन मिलेगा, मतलब सीट का जो डिज़ाइन है और जो शेप है ना वो बेटर मिलेगा, कुशनिंग भी बेटर मिलेगा। तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि जो टूरिंग कैपेबिलिटी नहीं है हिमालयन 411 में, अगर आप KTM एडवेंचर 390 से कंपेयर करोगे, वो भी आपको देखने को मिलेगा नए वाले हिमालयन 450 में। नॉट ओनली राइडर सीट, एक तो राइडर सीट आपको थोड़ा ब्रॉड मिलेगा, तो बड़ा सीट मिलेगा, आपको बैठ के चलाने में कोई तकलीफ नहीं होगा। बट जो पीछे बैठने वाले पिलियन है ना, उनके लिए भी काफ़ी कंफर्टेबल सीट रहेगा, क्योंकि जो सीट है वो थोड़े से वाइड है। तो जो पीछे बैठेंगे उनको भी लॉन्ग राइड्स में कंप्लेंट्स नहीं आएगा। और अगर आप हिमालयन 411 की बात करो तो पिलियन सीट ठीक है, बट उतना कंफर्टेबल नहीं है। यहाँ पे भी इंप्रूवमेंट्स आपको देखने को मिलेगा। जो ग्रैब हैंडल का डिज़ाइन है पिलियन के लिए, और जो फुट पैक है, राइडर फुट पैक और पिलियन फुट पैक, वहाँ पे थोड़े से चेंजेस आएंगे, मतलब कंफर्ट लेवल्स इंप्रूव होने वाला है। तो जब हिमालयन 411 उन्होंने लॉन्च किया था, ज़्यादा फोकस था ऑफ रोड पे, बट ऐसे राइडर्स नहीं है इंडिया में स्पेशली जो बहुत ज़्यादा ऑफ रोडिंग करते हैं। कभी कभी जब उनको ऑफ रोडिंग करना रहता है तो उनको कंफर्टेबल सैडलिंग चाहिए और कंफर्टेबल टूरिंग पोस्चर चाहिए। तो ये दोनों आपको हिमालयन 411 में देखने को नहीं मिला था, बट 450 में रॉयल एनफील्ड प्रॉमिस कर रहा है कि ये वो ऑफर करने वाला है। हिमालयन का जो नया मॉडल है, इसमें आपको 450 सीसी का सिंगल सिलेंडर पेट्रोल इंजन देखने को मिलेगा विद ओवरहेड क्रैंकशाफ्ट, और यहाँ पे ऑयल कूलिंग आपको मिलेगा। देखो, ऑयल कूलिंग जो लॉन्ग स्ट्रोक इंजन्स होते हैं बहुत अच्छे से काम करते हैं और आपको बहुत ज़्यादा इश्यूज़ देखने को नहीं मिलता। रॉयल एनफील्ड से सारे बाइक जो है लॉन्ग स्ट्रोक इंजन्स होते हैं और आपको ना टॉर्क डिलीवरी उसमें बहुत अच्छा मिलता है। तो पुलिंग पावर जो है, जैसे आप हिल्स में चलाते हो, पहाड़ों में चलाने रहता है आपको, तो लॉन्ग स्ट्रोक इंजन्स आर प्रूवन टू बी बेटर। सो इस मामले में रॉयल एनफील्ड हिमालयन आपको कोई प्रॉब्लम नहीं देगा 450, अगर आप लेह लद्दाख का टूर करना चाहते हो, परफेक्ट रहने वाला है आपके लिए। आपको ना फ्रंट में 21 mm के फ्रंट स्पोक्स देखने को मिलेंगे और पीछे जो है 17 इंच के आने वाले हैं, और इसमें कोई डिफरेंस नहीं होगा हिमालयन 411 और 450 में। टायर की बात करें तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं आएगा। ग्राउंड क्लियरेंस के बारे में आपको मैं एग्जैक्ट नंबर नहीं बता सकता हूं, बट ग्राउंड क्लियरेंस इंप्रूव होगा, बट उससे कोई प्रॉब्लम फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि जो हिमालयन 411 है उसका भी ग्राउंड क्लियरेंस में कोई इश्यू नहीं है। आप कोई भी ऑफ रोडिंग सेक्शंस में चलाओ, कभी कोई प्रॉब्लम नहीं देगा हिमालयन 411। उसी तरह 450 भी आपको अच्छा परफॉर्मेंस देगा। बस ये एक चीज़ और मैंने नोटिस किया है, हिमालयन 450 आपको लाइट वेट लगता है, बट 450 जो है वो उसका जो ओवरऑल सेंटर ऑफ ग्रेविटी और वेट बैलेंस है वो थोड़ा बेटर रहेगा। तो आपको ना लाइट वेट फील होगा चलाने के टाइम, बट जो ओवरऑल वेट होगा उसका वो ज़्यादा होने वाला है 411 से।
ऑब्वियसली आपको 450 सीसी का इंजन मिलेगा, पावर ज़्यादा रहने वाला है, तो आपको इस चीज़ में डिफरेंस भी देखने को ज़रूर मिलने वाला है। इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। वर्टिकल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, उसमें आपको बहुत सारे इन्फॉर्मेशन देखने को मिलता है। जो 411 जब लॉन्च हुआ था उसके इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर को लेकर मैंने बहुत कुछ बोला था कि बहुत सारे फीचर्स के साथ आता है, और पहला इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर था उस सेगमेंट में जिसमें कॉम्पास आता था। तो काफ़ी इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर काफ़ी क्लियर और अच्छा लग रहा था, और अब इस टाइम पे वो एक डिजिटल यूनिट के साथ आ सकता है जो आपके स्मार्टफोन से कनेक्ट होगा, और स्मार्टफोन में आपके बहुत सारे डेटा वो सेंड करेगा, आपके राइडर रिलेटेड डेटा, जो आपको बहुत मदद करेगा स्पेशली लॉन्ग राइड पे जब आप जाते हो तो। और एक चीज़ जो मेरे को बहुत इंटरेस्टिंग लगा, जैसे आपने टीवीएस में देखा है राइडिंग मोड्स ऑफर करते हैं, यहाँ पे भी आपको राइडिंग मोड्स में देखने को मिलेगा, बट जो यूनिट है वो थोड़ा सा एडवांस्ड होगा। और एक चीज़ है, रॉयल एनफील्ड इस पर बहुत मेहनत कर रहा है स्पेशली इसको एक्सपोर्ट करने में, तो ग्लोबल मार्केट में भी इसको रिकग्निशन मिलने के लिए बहुत अच्छे से ये सब चीज़ें का यूज़ होना चाहिए, इसीलिए वो बहुत अच्छे से काम भी करेगा इसके बाइक में। तो राइडिंग मोड्स आप एक्सपेक्ट कर लो। अभी राइड बाय वायर के टेक्नोलॉजी के बारे में तो मैं नहीं बता सकता हूँ, कंफर्म नहीं है कि आने वाला है इस बाइक के साथ, बट अगर आएगा तो इट विल बी वेरी वेरी गुड। और जो एडवेंचर 390 है उसके साथ बहुत अच्छे से कंपेयर करेगा। अभी एडवेंचर 390 का जो प्राइस देखेंगे आप तो वो थोड़ा सा महंगा है। इस टाइम पर मैं प्राइस रिवील नहीं कर सकता हूँ क्योंकि रूमर्स को लेके मैं कोई इन्फॉर्मेशन आपको पास नहीं करना चाहता हूँ। जब मुझे एक अराउंड मतलब अप्रॉक्स प्राइस पता चलेगा, एक्सपेक्टेड प्राइस या एस्टिमेटेड प्राइस, तो आपको मैं आके बता दूंगा वीडियो में। तब तक आप वेट कीजिए अपडेट्स के लिए, एंड होप दिस अपडेट वाज यूजफुल टू यू। अगर आप वेट करने का सोच रहे हो तो वेट कर लीजिए, अगले साल ये लॉन्च होगा। बट इसके बारे में आपको मैं एक बहुत ज़रूरी चीज़ बताना चाहता हूँ, इसका कोई भी कन्फर्म्ड डेट या प्राइस अभी तक अनाउंस नहीं हुआ है। अगर कहीं और आपने देखा है तो वो गलत है, रूमर है। होंडा के बारे में अभी एक इम्पॉर्टेंट बात बोलना चाहता हूँ आपको मैं। लॉन्च के पहले बिग विंग में उन्होंने जो अभी लॉन्च किया है उसके पहले उन्होंने बोला था एक मतलब उन्होंने अनाउंस किया था एक बहुत बड़ा लॉन्च होगा, तो हम सब ने सोचा था कि चलो फोर्जा लॉन्च होने वाला है, बट उन्होंने हम सबको सरप्राइज़ कर दिया ये बोल के कि वो हॉर्नेट 4.0 लॉन्च करने वाला है बिग विंग में। एंड ये बहुत डिसअपॉइंटिंग था मेरे लिए। बाइक अच्छा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इंजन बढ़िया है, होंडा है तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, बट जिस तरह से मैं रिव्यूअर्स देख रहा हूँ कोई पॉइंट आउट करके नहीं बोल रहा है कि होंडा के जो डिज़ाइन एलिमेंट्स हैं ये हॉर्नेट से बहुत ज़्यादा मिलते हैं। इतना पैसा देने के बाद, इनफैक्ट जिक्सर 250 से महंगा, इतना पैसा देने के बाद अगर ये हॉर्नेट 2.0 के जैसा लगता है दिखने में तो इट इज़ डिसअपॉइंटिंग यार, कम ऑन। मैं देख पा रहा हूँ रिव्यूअर्स जो रिव्यू कर रहे हैं बाइक को वो थोड़े से डिसअपॉइंटेड है, बट देखते हैं बाइक किस तरह से परफॉर्म करता है इन टर्म्स ऑफ सेल्स नंबर। बट बिजनेस की बारे में बात करें तो होंडा का सबसे बेस्ट बिजनेस चलता है स्कूटर सेगमेंट में, इसीलिए मैंने सोचा कि फोर्जा लॉन्च करेंगे, बट उन्होंने फोर्जा लॉन्च नहीं किया। बट बहुत लोगों के लिए स्पेशली इंडियन कंडीशंस में जिस तरह से सेल होता है होंडा एक्टिवा का, उनके लिए एक बहुत अच्छा न्यूज़ है कि होंडा एक्टिवा 7G लॉन्च होने वाला है। 1G 2G 3G 4G 5G 6G से ये कैसे अलग होने वाला है, इसके बारे में बोलने के पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो स्कूटर है ये बहुत ही जल्दी लॉन्च होने वाला है। होंडा एक्टिवा इतने सालों से सेल पे है इंडिया में और वन ऑफ द बेस्ट सेलिंग स्कूटर है फॉर ए रीज़न, क्योंकि जब आप होंडा एक्टिवा लेते हो आपको स्मूथ इंजन मिलता है, फिट फिनिश क्वालिटी बढ़िया है। जब सेल करने का टाइम आता है तो एक लंबा क्यू रहता है, तो कोई भी आपके स्कूटर को खरीद लेता है, तो आपको कभी भी किसी तरह का लॉस नहीं होता है। एक सेंसिबल ऑप्शन है फैमिलीज़ के लिए, और जो कम्यूट करना चाहते हैं एक रिलायबल ऑप्शन है, वो भी होंडा की तरफ से, जिसमें सर्विस का भी इशू नहीं है। और आपको जैसे पता है होंडा का डियो भी आता है, और वो अभी रिसेंटली नए ग्राफिक्स के साथ लॉन्च हुआ था। तो होंडा डियो जो लॉन्च हुआ अगर आप वो देखते हो तो उसमें कोई मतलब अपडेट नहीं है, कॉस्मेटिक अपडेट नहीं है, बस ग्राफिक्स का कोई कुछ अपडेट है, तो थोड़ा डिज़ाइन थोड़ा सा फ्रेश लगता है। एक्टिवा की अगर बात करें तो बहुत कम लोगों को इसके बारे में पता है, किसी ने इसके स्पाई फोटोज़ नहीं देखे हैं। अगर आपने देखा है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिए, मैंने तो नहीं देखा है, बट मैंने एक चीज़ नोटिस किया है कि जो फोटो में आपने जो पोस्टर में देखते हो होंडा जो लॉन्च अपडेट के बारे में एक पोस्टर अभी बनाया था और रिलीज़ किया था, तो वहाँ पर क्लियरली दिखता है कि जो हेडलाइट्स है उसमें बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं आएंगे। 6G में एक मेजर अपडेट आया था क्योंकि BS6 के एमिशंस को मीट करना था उनको, तो उन्होंने इंजन में थोड़े बहुत चेंजेस किए थे और उसमें आपको बहुत सारे अपडेट्स भी आए थे। 7G के ऊपर अगर आप देखोगे तो बहुत सारे अपडेट्स आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो, जैसे अभी आप लॉन्च फोटो में भी देख सकते हो बहुत ज़्यादा अपडेट्स आपको नहीं मिलेंगे उसमें। तो ये कमिंग सून का अगर आप पोस्टर देखते हो तो हेडलाइट्स तो देख के आप बता सकते हो कि एक्टिवा 7G है, क्योंकि ऑब्वियसली ऐसा डिज़ाइन कोई दूसरे स्कूटर का नहीं आता है इन होंडा के लाइनअप में, तो ये होंडा एक्टिवा है फॉर श्योर, और ये 7G मॉडल है। एंड जो क्रोम एलिमेंट्स है वो थोड़े से आपको देखने को मिलेंगे। तो
डिज़ाइन में बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं आएंगे, फीचर्स में आपको थोड़े बहुत चेंजेस आ सकते हैं। तो पावर ट्रेन की भी बात करें तो पावर ट्रेन में आपको अपडेट नहीं आएंगे। सेम 110 सीसी का मोटर रहेगा जो 7 bhp प्रोड्यूस करेगा और 8 न्यूटन मीटर का टॉर्क प्रोड्यूस करेगा, और थोड़े छोटे मोटे चेंजेस आएंगे शायद जो आप देख के बता सकते हो कि नया मॉडल है। तो कलर ऑप्शंस और क्रोम एलिमेंट्स और थोड़े से डिज़ाइन चेंजेस, ये सारे आपको इसमें मिलने वाले हैं। बट फ्यूल एफिशिएंसी की बात करें, बूट स्पेस, ये सब आपको बढ़िया मिलने वाला है। 692 mm का आपको इसमें सीट हाइट मिलेगा। तो देखो प्रैक्टिकल ऑप्शन है, बहुत लोगों के लिए कंफर्टेबल है, जिनका हाइट भी कम है वो भी चला सकते हैं। तो ये सारे ऑप्शंस को लेके ना लोग इसको खरीदना चाहते हैं, ये सारे फीचर्स को लेके। प्राइस बहुत हाई है, अभी भी मुझे लगता है थोड़ा सा ओवर प्राइस्ड है, बट अगर जो आप लेते हो ये स्कूटर ना तो रीसेल भी आपको बढ़िया मिलता है। तो इट इज़ स्टिल अ ब्रिलियंट ऑप्शन, तो यू शुड वेट फॉर इट अगर आपको ये खरीदना है। तो अगर आप सोच रहे हो कि अब मैं 6G खरीद लूंगा, वेट कीजिए 7G के लिए। आपको 7G में बहुत सारे एक्स्ट्रा फीचर्स आ सकते हैं उसी प्राइस में, बहुत कम प्राइस इंक्रीमेंट भी होगा इसमें। जो फ्यूल एफिशिएंसी का नंबर है वो भी बढ़ने वाला है। तो दोस्तों ये तो अपडेट्स है, काफी इंपॉर्टेंट लॉन्चेस है दोनों मैन्युफैक्चरर्स के लिए। रॉयल एनफील्ड के लिए एक बहुत बड़ा लॉन्च होगा ग्लोबली, और होंडा के लिए बहुत बड़ा लॉन्च होगा इंडिया में। एंड CB300F था जो मैंने हॉर्नेट 4.0 मजाक के लिए बोला था, और जो लोग इरिटेट हो गए बात सुन के और कमेंट करना चाहते हैं तो कमेंट कर सकते हैं, क्योंकि मैं भी बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड हूँ। मैं भी इस टॉपिक को लेके रिएक्ट करने का ट्राई करूँगा। बाइक अच्छा है, उसका रिव्यू अपडेट बहुत जल्दी मेरे चैनल में आने वाला है, इंक्लूडिंग हंटर एंड रॉनिन। सॉरी गाइज, आई वॉज सिक, तो इसीलिए मैं ज़्यादा अपडेट्स नहीं लेके आ पाया और रिव्यूज़ के वीडियोज़ भी पोस्ट नहीं कर पाया। बहुत ही जल्दी करूँगा। तब तक टेक केयर, ऑलवेज राइड सेफ, बाय बाय।